मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाजरा के ताज़ा शुमारे में हम आपका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक आलमी हकीकत है ये कि ज़िंदगी जो है वो एक आब रवां की तरह होती है। कितनी भी रुकावटें आएँ, कितनी भी दुश्वारियाँ आएँ, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जो है वो हर दम जवां और पायहम रवां रहता है। यही वजह है कि आलमगीर वबा कोविड-19 में लाखों लोगों के मुतासिर होने और हज़ारों की तादाद में लोगों के मारे जाने के बावजूद पूरी दुनिया में ज़िंदगी का सफ़र जारी व सारी है। और इसी तरह मुल्क में भी और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी ये ज़िंदगी का सफ़र जारी है। अब चूँकि इंतज़ामिया ने कई सारे जो एहतियाती मेजर्स थे, प्रिवेंटिव मेजर्स थे लॉकडाउन के, उनसे अब ये सफ़र आगे निकल चुका है। अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर का तो अहतमाम किया जाता है, लेकिन जब कभी पानी जो आब रवां होता है अगर कुछ देर के लिए रुक जाए तो वो आलूदा भी हो सकता है। इसी तरह से जब ज़िंदगी की गाड़ी एकदम से रोक दी जाए और उसके बाद जब उसे चलना हो तो कई सारे चैलेंजेस का सामना रहता है, जिनमें सर फ़हरिस्त मईशत है, यानी इकॉनमी है। हमने आज जम्मू कश्मीर में जो माशी सूरत हाल है, ख़ास तौर से पिछले एक साल से जो यहाँ की मकामी मईशत को एक के बाद एक झटके जो हैं वो लगे हैं, उससे कितना खसारा हुआ, मकामी सतह पर सनतकारी का क्या हाल है, बाकी जो इक़्तिसादियात के शोबजात हैं उनका क्या हाल है, इस पूरे मंजरनामे को अनलॉक के बैकड्रॉप में डिस्कस करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में जहमत दी है दो ख़ास शख्सियतों को। मेरी बाहनी जानिब बैठे हैं फ़ारूक अमीन साहब, जो कि एक जमा साल सनतकार हैं और इसके साथ साथ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनामुल हक बैठे हैं इनके साथ में, जो कि तिजारती उमूर के सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात पर गहरी निगाह रखते हैं, तजिया निगार भी हैं और मौक़िफ़ भी हैं। आप दोनों साहिबान का तहे दिल से हम खैर मकदम करते हैं। फ़ारूक अमीन साहब, ज़ाहिर है अब अनलॉक शुरू हुआ है, लेकिन वो गहमा गहमी, वो रौनक, वो चहल पहल जिस तरह से तिजारती सरगर्मियाँ होती थी, ज़ाहिर वो नहीं है। तो इसके पस मंज़र में आपकी जो अंजुमन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसने पहले तो 40,000 करोड़ रुपए के खसारे का वॉल्यूम जो है वो डिस्कस किया था, सामने लाया था, लेकिन अब चैम्बर का कहना है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है ये कश्मीर में मईशत की गाड़ी जो है उसको दोबारा पटरी पर वही रवायती रफ्तार के साथ लाने में क्या क्या दुश्वारियाँ हैं? देखिए, पोस्ट अगस्त की बात करें, जैसे हमारा ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा था दुनिया में, तो लॉकडाउन फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ दुनिया में, बाकी ममालिक में फरवरी से स्टार्ट हुआ, हिंदुस्तान में मार्च से स्टार्ट हुआ। इनको लॉकडाउन की अहमियत पूरी दुनिया को अब पता चली। देखिए, हम वक्तन फ़वक्तन पीछे भी हमारे लॉकडाउन्स रह चुके हैं, हमें काफ़ी हद तक हम बर्दाश्त कर चुके हैं ये लॉकडाउन्स वगैरह। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, प्रेजेंटली हमारा अगस्त से जो लॉकडाउन चल रहा था उसकी वजह से ऑलरेडी हमारी मायशत बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। हालात बिजनेसेस की इतनी ख़राब थी कि बैंक्स में स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उनको किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम अब थोड़ा आगे चलाते अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते और एक्टिविटी स्टार्ट करते, तो अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 पैंडमिक स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से पूरी तरह से हमारा बिज़नेस वो टूरिज़म तो पूरा ही ख़त्म हो गया। आप हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की बात करें, उसमें जो आर्टिजन्स, वीवर्स, उनका भी काम कम्प्लीटली तबाह हो गया। हॉर्टिकल्चर को पहले ही दचका लगा था। हॉर्टिकल्चर को पहले ही देखिए अगस्त में दचका लगा। वो सीज़न होता था कि जब नया क्रॉप आता था, फिर लॉकडाउन की वजह से स्टोरेज का, फिर ऊपर से फिर लॉजिस्टिक का रास्ता भी बंद रहा, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक जम्मू श्रीनगर शाहराह भी बंद रही।
तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ है, बहुत हद ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ है, और इसको अब निकालने में बड़े साल लगेंगे। ये इमीडिएटली 1 साल 2 साल 5 साल की बात नहीं है। इसको हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। इसको रिवाइव करने के लिए उसमें सरकार को पूरा सोचना है कि इस मईशत को, उस पर हम बात करेंगे। फारूक साहब, आपके प्रपोजल्स जो हैं आपने गवर्नमेंट को पेश भी किए हैं। इनामुल हक, जैसा कि पूरी दुनिया में देखा गया है, डिज़ास्टर से उभरने के लिए एक मॉडल होता है। जाहिर है हमारे यहाँ भी सैलाब जब आया 2014 में, तो बहुत कम वक्त में जो है इकॉनमी वापस पटरी पे लौट आई। ये जो 1 साल से कश्मीर में हो रहा है, हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट है, नाउमीदी है। क्या कोई ऐसा मॉडल नहीं है या गवर्नमेंट को ध्यान नहीं जाता है वहाँ? आपके जहन में, आप चूंकि मौखिक हैं, किस तरह ये रिवाइव हो सकता है? देखिए जी, मॉडल्स होते हैं डेफिनेटली, बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ में भी इकोनॉमीज़ जब डिज़ास्टर्स फेस करते हैं, बहुत सारे नेचुरल हो या मैन कन्फ्लिक्ट की वजह से हो, किसी और, सो मॉडल्स लाए जाते हैं। यहाँ पे भी एक मॉडल जो पैंडेमिक हुआ, इंडिया में एक मॉडल अप्लाई किया गया, लेकिन क्या हुआ, वो मोस्टली एक स्टिमुलस पैकेज था, वो फाइनेंशियली था, लेकिन वो रिलीफ नहीं था। कश्मीर जो कि ऐसी, जम्मू एंड कश्मीर ऐसी इकॉनमी है जिसको पिछले 1 साल से अगर हम मुतवातिर देख रहे हैं कि बंद है, लेकिन इससे अगर हम देख बैक, अगर हम जाएं थोड़ा पीछे, 2014 का जो सैलाब था, उसके बाद मुतवातिर दचके लगते रहे जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी। 2016 का भी था, फिर 19 का बहुत बड़ा था, तकरीबन 1 साल अब पूरा हो गया कि सारी इकोनॉमी क्लोज रही। तो ऐसी बात जब आती है तो रिलीफ पैकेजेस की बात होती है। खाली फाइनेंशियल स्टिमुलस, खाली बैंक के लोन्स, इस ऐसे मामलात में काम नहीं आते हैं। ऐसे टाइम जब आते हैं, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस जब आता है, तो ऐसा होता है कि एक रिलीफ पैकेज की ज़रूरत होती है कि इकानमी को फिर से पैटरी पे लाया जाए। एक सप्लाई साइड से अगर आप बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये करना है कि डिमांड को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों में एग्जैक्टली लोगों में थोड़ी कुव्वत होगी कि वो चीजें खरीदें। वो हमारा यहाँ पे इस वक्त अगर देखते थे, शादियों का बहुत बड़ा सीजन होता था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है। कश्मीरी या तो मकान पे या शादी पे ज्यादातर खर्च करता है, तो वो ऑलमोस्ट या तो बिल्कुल, एक तो बहुत कम शादियां हो रही हैं, और जब होती भी शादियां हैं तो वो एक ना बिल्कुल सादगी, ऑस्टेरिटी के तरीके से, तो वो स्पेंडिंग नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। हमारे पास अगर इस वक्त देखेंगे, एक परमानेंट सेगमेंट ऑफ जो ये हमारा क्या है फाइनेंस का है, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। वो एक छोटा सा, मतलब हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, मेरे ख्याल से 5वां हिस्सा हमारी इकोनॉमी। हमारे पास 5 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी सैलरी और पेंशन पे 37,000 करोड़ एग्जैक्टली वो अगर हम जाएं तो तकरीबन चौथा हिस्सा हमारा, जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर की है, जीडीपी है, तो वो ऑलमोस्ट चौथा है। तो वो एक हिस्सा जो है, जो दूसरे है, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर जैसे बात पहले हुई, वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, कुछ हो नहीं है। कुछ ज़रूरियात की, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जा रही है, एक बुनियादी इकानमी चल रही है। लेकिन जिस तरह से टूरिज़्म, और वो पता नहीं अब कब रिवाइव होगा। हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ा, हमने हैंडीक्राफ्ट्स की बात ऑलरेडी की, जो हमारे मेन सेक्टर्स थे ऑलमोस्ट। तो आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को रिलीफ पैकेज का, रिलीफ पैकेज बहुत जरूरी है ऐसी सूरत हाल, ताकि लोगों के पास पैसा आए और उनमें बाइंग पावर बढ़े। फारूक अमीन साहब, मुझे ये बताएं, आप चूंकि खुद एक जमासाल सनतकार हैं, यहाँ पिछले 6-7 साल से एक कल्चर बना था कि जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, वो छोटे छोटे यूनिट्स सेटअप करते थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, स्टार्टअप्स होते थे। तो उससे जो है गवर्नमेंट ने भी बड़ा उसमें सपोर्ट भी किया, उनको ईडीआई की तरफ से सीड मनी दिया गया, ट्रेनिंग दी गई और कहा गया कि आप जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर बनिए। वो एक ट्रेंड था पिछले 8 साल से, लेकिन पिछले 1 साल से वो खत्म हो गया। और मैंने खुद देखा कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कि कुछ लोगों ने यूनिट्स बंद कर दिए हैं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, माशाल्लाह हमारे जो यंग टैलेंटेड बहुत एजुकेटेड लड़के हैं यहाँ पे, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, चाहे वो मुल्क के बाहर हो या हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में हैं, वो प्रूव कर चुके हैं कि उनमें टैलेंट है, डिफरेंट कंपनीज़ में टॉप लाइन पोजीशंस में रह चुके हैं। अब उनका भी ये था, ड्रीम था कि हम वापस आएँ और अपने कश्मीर में कुछ करें, अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने में हम लोगों ने भी कोशिश की थी, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी, और बाकी उनके फैमिलीज़ ने भी बड़ा सपोर्ट किया उनको कि वापस आओ, आप यहाँ पे काम करें। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो बाहर पढ़ते थे, जो वापस आए यही कि हम यहाँ पे ही काम करेंगे, वहाँ पे अच्छी तरह सेटल थे, यहाँ आए काम करने के लिए। उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। बट अनफॉर्चुनेटली
जिन इन पिछले 3 सालों में वो वापस आ रहे थे, इन्हीं 3 साल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे, बीच में एक झटका लगता रहा है, जिसकी वजह से उनको भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो बेचारे भी बहुत डिप्रेस हुए हैं और दे हैव लॉस्ट द होप कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ होने वाला है। उसके लिए कल भी हम बैठे थे, कल हमारी मीटिंग हुई ऑनरेबल एलजी के साथ में, और उधर वो चीफ सेक्रेटरी साहिबान और एडवाइज़र साहब भी बैठे थे। हमने उनको एक कल प्रपोज़ल दिया, हमने उनको बोला कि ये जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है, देखिए इनको झटका लग चुका है, बट हमारे पास में टैलेंट है। ऑलरेडी 6 लाख जॉब्स हमारे प्राइवेट सेक्टर में कट ऑफ हो गए हैं, वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है या हैंडीक्राफ्ट्स में या बाकी इंडस्ट्रीज़ में। 6 लाख जॉब्स हमारे लॉस हुए पोस्ट अगस्त। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमने इसके लिए उनको कल रिक्वेस्ट किया कि इन्होंने लैंड कोई आइडेंटिफाई की है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने कहा कि आप प्रेफर करो कि हमारा लोकल यूथ जो है, हमारा लोकल ये जो बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उनको एक एक कनाल करके अगर आप उनको ईजी ये जो है आपको सिंगल विंडो में आप इनको क्लियरेंस दें, और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आप कह रहे हो कि रॉबस्ट बाहर वालों के लिए प्रेफर करो कि आप यहाँ के लोकल यूथ के लिए पहले वो क्रिएट करो, ताकि ये जो 6 लाख जॉब से एक तो ये कवर हो जाए, और नए टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर जो हमारे स्टेट के, हालांकि बड़ी स्टेट जैसे मध्य प्रदेश ने अब जॉब्स को एक्सक्लूसिव कर दिया है लोकल्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि जब नौजवान बेरोजगार हो जाता है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल पाथ इख्तियार करता है, ड्रग्स एंड सिट्रस, या तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कोई। इनामुल हक जी, इस पे मैं थोड़ी बात, वो सही बात है, लेकिन हमारे पास यहाँ और एक प्रॉब्लम है स्टेट में, वो है कि स्किल का प्रॉब्लम है। हमारे पास जो जॉब्स अवेलेबल है उनका स्किल हमारे पास स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है, तो वो गैप बन जाता है। जब भी जो मतलब फॉर एग्जांपल अभी का वक्त है, तो जो हमारे पास जॉब्स अवेलेबल थे, कारीगरी का था, दूसरे सन्नतों का था, जो ऐसे हालात में भी चलते, लेकिन उनका से हमारा सारा वो स्किल्ड लेबर जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो वो मसला रहता है हमारे यहाँ की। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे पास, जब हम जॉब्स की बात करें, तो खाली ये मखसूस नहीं करने हैं, क्योंकि उससे प्राइवेट सेक्टर में वैसा हो नहीं सकता है। मे बी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मखसूस के, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्यों, वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि हम स्किल गैप को कैसे ये करें, फिल करें, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जी। इस पे मैं थोड़ा ऐड करूंगा। देखिए, मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी तकरीबन 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो स्किल्ड लेबर, हमें भी सिखाना पड़ता है इनको। पहले 2 साल 3 साल हमने गवर्नमेंट से पीछे भी बहुत रिक्वेस्ट की कि आप एक रियल टाइम, ये हमारे पास स्किल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं हमारे स्किल डेवलपमेंट के, बट जो ये कोर्सेज होते हैं वो इंडस्ट्री के मुताबिक नहीं होते। हमने उनको कहा कि आप इंडस्ट्री के साथ इन स्किल इंस्टीट्यूट्स का टाई अप करें, लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, ताकि उनके हिसाब से जो आप ये जो यूथ, जो ये स्किल्ड यूथ निकालें, वो हमारे इमीडिएट काम आ जाए। बहुत पैसा खर्च करके, बहुत रिसोर्सेज खर्च करके एक मिशन शुरू किया गया था यहाँ, स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो उसको लेकर आपने गवर्नमेंट को कोई ये नहीं कहा कि इसको कैसे चलाया जाए? वही हमारी बात हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट से भी, डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट से भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स की। हमने उनको यही कहा है कि उनको इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व करें, जो लोकल इंडस्ट्री है उनको इन्वॉल्व करें, ताकि हम अपने हिसाब से उनको एक इंडस्ट्रियल टूर करके उनको ट्रेनिंग के लिए 6 महीने कम से कम हम उनको दे, रियल सेंस ट्रेनिंग दे, जिसमें वो इमीडिएटली वो स्किल अचीव कर सके। अच्छा फारूक साहब, एक अवामी तासुर है, आप चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं खुद, और इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज़ या इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सरमाएदार तबके से आम लोगों की ये शिकायत है कि जब भी यहाँ कुछ होता है तो प्राइवेट सेक्टर में पहली तलवार जो है वो उस आम मुलाजिम पर पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है। जॉब्स कट की जाती हैं, होटल से या रेस्टोरेंट से वेटर्स को निकाला गया, फैक्ट्री से वर्कर्स को निकाला गया। तो सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास जाए और उन्हें कहे कि हमें इमदाद कीजिए, आप खुद क्या कर रहे हैं? मतलब ये जॉब्स कट क्यों हुई? देखिए, जहाँ तक कि जॉब कट का है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें टूरिज्म पे पड़ा। टूरिज्म 13 महीने से बैठे हुए, उनके पास में, बेचारों के पास में एक भी टूरिस्ट नहीं आया, एक भी रूम बुक नहीं हुआ। तो एक इंडस्ट्री, आप हिंदुस्तान में इनको लॉकडाउन का अहमियत तब पता चला जब 23 से प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट की कि 23 से मार्च की तनख्वाह उनको दे दो। फिर अप्रैल की जब बोली तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर निकले, नहीं हमने मार्च का देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे 7 दिन का जो उनको लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद में हम नहीं दे पाएंगे, चाहे हमें जेल में डाल दो। बट हम कश्मीर, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे
खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। नहीं दे पाएंगे चाहे हमें जेल में डाल दो, बट हम कश्मीरियों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सकत है कि हम बर्दाश्त करते हैं। बट जो टूरिज्म सेक्टर का है 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो बेचारे बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए 1 साल तक कौन सा एंटरप्राइज चल सकता है विदाउट काम, विदाउट वो सैलरी दे सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात है, सबसे कम जॉब कट्स इंडस्ट्री में हुए हैं। लोगों ने कॉपरेट किया है, लोगों ने अपने प्रीवियस प्रॉफिट से और एल्स प्रीवियस कैपिटल से उन्होंने अपने लड़कों को आपकी सैलरी दी जाती है। फैक्ट्री से कितनों की जॉब गई? मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी जाती फैक्ट्री से एक भी जॉब नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंश्योर किया, तनख्वाहें तनख्वाह हमने स्ट्रीमलाइन किया, हमने फुल तनख्वाह दी, स्ट्रीमलाइन किया हमने उनको। स्ट्रीमलाइन क्या मतलब? तनख्वाह हमने काटी वही गई? नहीं काटी नहीं गई, जो थी हमने बोनसेस नहीं दिए, जो साल के बाद बोनसेस दिए जाते हैं वो नहीं दिए। अलबत्ता सैलरी हमने बराबर दी, हमने सैलरी इंक्रीमेंट नहीं की इस साल क्योंकि 13 महीने का बंद था, बट हमने इंश्योर किया कि हमारे जो मुलाजिम है वो पूरी तनख्वाह ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मेरे बहुत सारे फेलो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उन्होंने भी ऐसे किया, और कोशिश की हमने कि इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा झटका जॉब्स का टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स में, इन दोनों सेक्टर्स में, क्योंकि ये जो है ये वैसे ही सेक्टर है जो कि टूरिस्ट पे और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जब कुछ था ही नहीं उनको तो उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। बेचारे घर बेच के ऑलरेडी कर्जों में एनपीए हो गए हैं। होटल्स आप देखिए मेजॉरिटी होटल्स वाले बेचारे एनपीए हो गए जिनका फाइनेंस है। बैंक में इतना स्ट्रेस है, बैंक में अब इन्होंने फर्दर दे रहे हैं फाइनेंस। देखिए ये भी सोल्यूशन नहीं है, हमें लिक्विडिटी फर्दर दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है कि चलो और लोन ले लो। अब लोन लेने का हमें ये भी नहीं पता 2 महीने बाद फिर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो और कर्जे में डूब जाएंगे। लोन का मतलब है लोन आपको चुकाना भी है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और स्मॉल टाइम बोरोवर्स है जैसे ट्रांसपोर्टर्स है, ये शिकारा वाला है, हाउस बोट वाला, बेचारे गरीब लोग हैं, इनके 2-2 लाख 3-3 लाख लोन। हमने रिक्वेस्ट की है सरकार से, इनको कंप्लीटली वेव ऑफ किया गया। जब महाराष्ट्र में, आंध्रा में फार्मर्स को फुल वेवर मिलता है 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, हमारे इन गरीब लोगों को जो कि सफर कर रहे हैं इतने सालों से, ये 2 लाख 3 लाख क्यों नहीं? आपने टेकअप किया? हाँ, हमने ये सरकार के साथ टेकअप किया है। क्या रहा? हमने ये होम मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी मार्च में ये उठाया है। रेस्पॉन्स उन्होंने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोविड हो गया। उन्होंने 17 मार्च को हमें प्रॉमिस किया था कि हम ये लोन्स वेवर करवा लेंगे, हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसमें अच्छा पैकेज लाएं, ताकि हमने उनको बोला कि लोन का पैकेज कोई वायबल पैकेज नहीं होगा यहाँ के लिए। यहाँ के लिए जो स्मॉल टाइम, जैसे इनाम कह रहे थे, स्मॉल टाइम बोरोवर्स हमें इनका कंप्लीट वेवर करना है। इनाम मुझे ये बताएं, आपने रिलीफ की जब बात की थी तो 21 लाख करोड़ शायद, मेरा हाफिजा अगर दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था जी, तो उसमें से जम्मू कश्मीर को कुछ क्यों नहीं मिला? नहीं, 21 लाख करोड़ में से तो मिला था, लेकिन वो एक शेयर बनता है जो हमारे लिए मेरे ख्याल से वायबल नहीं है। हमारी पॉपुलेशन जो है लेस देन 1%, तो उसी हिसाब से जब बजटिंग हो जाती है तो वो मिलता है। हमारा जो है लॉन्ग टर्म मसला है, मतलब जैसे मैंने पहले 2014 से हालात यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं कि उनको एक ऐसे रिलीफ पैकेज, जैसे कि फारूक साहब ने लोन की बात की, लोन माफ़ करने के लिए, या ऐसे ही कुछ लोगों को मे भी लोन माफ़ नहीं किया जाता, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, कि उनके एम्प्लॉयज़ को जैसे बाहर वाली कंट्रीज़ में किया, कि उनको कि वो जो सैलरीज अपने एम्प्लॉयों को दें वो फिलहाल गवर्नमेंट पे करे उनकी। यहाँ पे हुआ थोड़ा बहुत, वो पीएफ गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेन सैलरी ही नहीं, पीएफ तब होगा जब मुलाजिम है, जब मुलाजिम को निकाला तो पीएफ की बात ही नहीं बनती है। तो इन चीजों का फारूक साहब, ये रिलीफ के बारे में मसला है कि अब लोगों में 2 तरह के तासुरात है, या तो हुकूमत हिंद जो है केयर नहीं करती है, या तो जो लोग नुमाइंदगी करते हैं उन्हें हुकूमत हिंद को बताना नहीं आता है। सच क्या है? देखिए 21 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, प्राइम मिनिस्टर का पैकेज, इसमें हमने पूरा स्टडी किया। इसमें हमारी मेजॉरिटी लोग जो है वो फॉल नहीं किए, मेजॉरिटी बिजनेसेस फॉल नहीं की। रीजन उसका था, मैंने आपको बोला हमारा लॉकडाउन अगस्त से चल रहा था, कोविड ड्रिवन था, और वो कहते थे फरवरी तक उसमें स्टैंडर्ड अकाउंट होने चाहिए। जब हमारा अगस्त से बंद था तो फरवरी तक स्टैंडर्ड अकाउंट होते कैसे? तो मोस्टली हमारे बिजनेस 90% बिजनेस इसमें फॉल नहीं किए, तो उसका कोई एडवांटेज हमारे स्टेट में नहीं हुआ। 5-10% का एडवांटेज हुआ जिनके स्टैंडर्ड अकाउंट। तो जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं तो जाहिर है पूरे मुल्क में कश्मीर की एक यूनिक सिचुएशन है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिचुएशन है, यहाँ पे लॉकडाउन जितनी मुद्दत के लिए मुल्क में रहा उससे
3 गुना ज़्यादा यहाँ पे लॉकडाउन रहा, अगस्त से ही जारी है। ये बातें आप मतलब हैव यू नॉट बीन एबल टू पुट अक्रॉस दिस पॉइंट्स? वी हैव ऑलरेडी डन दैट। हमने ये पॉइंट्स ऑलरेडी, मैंने कहा आपको, यूनियन होम मिनिस्टर से हमारी 17 मार्च को, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर अब चूंकि अनलॉक शुरू हो गया है कश्मीर में, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी की गाड़ी या पटरी पे आना शुरू हो गई है। आपके पास विजन क्या है या प्लान क्या है? देखिए, आप क्या कल करेंगे? हमने एक प्रपोजल दिया है सरकार को, कल हमने एलजी साहब को एक रिटन प्रपोजल दिया है जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं कि कैसे रिवाइवल कर सकते हैं। अब उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी उसी वक्त का ऐलान किया, उसी वक्त कल उन्होंने ऐलान किया, जिसको हेड करेंगे एडवाइज़र के शर्मा और मिस्टर ये जो है फाइनेंस सेक्रेटरी और इंडस्ट्रीज कॉमर्स सेक्रेटरी उन्होंने रखे हैं, तो उसके मेंबर्स रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि इनके साथ डिलिब्रेट करो। हमने उनको पूरी कल एक वो एक 20 पेज का रिपोर्ट दिया। एक कहावत है, बुरा नहीं मानिएगा, कहते हैं कि जब किसी मसले को दफन करना हो तो उसे किसी कमेटी के हवाले कर दो। जब कमेटी बन जाती है तो लोग जो हैं वो समझ जाते हैं कि भैया अब ये मसला नहीं है। रियाज साहब, हमने 20 पेज की रिपोर्ट दी उनको, सजेशंस यहाँ पे बना के, पूरा सजेशंस बनाने रिवाइवल कैसे हो सकता है, हमने उनको पूरा लिख के दिया है। वो रिपोर्ट अगर आप चाहें तो हम शेयर भी करेंगे आपके साथ में। हमने पूरा 20 पेज का रिपोर्ट दिया है उनको कि कैसे हम रिवाइवल कर सकते हैं। अब एलजी साहब ने उनको बोला है कि 1 सितंबर तक मुझे उस रिपोर्ट का रिजल्ट चाहिए कि क्या डुएबल है इसमें, सही क्या डुएबल है, उसी के लिए टाइम रखा है उन्होंने। ये कमेटी जो बनाई है 1 सितंबर के लिए बनाई है। बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म रखा है। ये बहुत शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमने उनको प्रेस किया, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सही। अगर आप ये नेक्स्ट 10-15 दिन में रिवाइवल पैकेज नहीं करेंगे तो यहाँ का डिजास्टर होगा। इनामुल हक, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कश्मीर के हालात बहुत अनसर्टन होते हैं, नामसाइद ही रहते। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, ये नौजवानों के लिए, जाहिर है लाखों लोग देख रहे हैं इस शो को, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई एंटरप्रेन्योर सामने आता है तो वो एक कन्वेंशनल मॉडल लेके आता है, जैसा गुजरात में होता है या दिल्ली में होता है। ये एक अलग जगह है, यहाँ के मसाइल और हालात अलग हैं। क्या कोविड के बाद जो कुछ भी यहाँ पिछले साल अगस्त में हुआ, उसके बाद ये एक अनसर्टेनिटी है, क्या बिजनेस मॉडल्स को रिव्यू करने की जरूरत है? अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है रिव्यू करने की मॉडल्स को। जो मतलब ट्रेडिशनल मॉडल्स है अब नहीं चलेंगे, अब नहीं चलते। हम अगर देखें पिछले मतलब जब कोविड स्टार्ट हुआ, पीछे वाली बात हम नहीं करते हैं, जब कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद आप देखिए जो बेसिक कंज्यूमर आइटम्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ने कैसा चेंज लिया। कंप्लीट जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रॉसरी और मॉम एंड पॉप शॉप्स का, वो ऑलमोस्ट इस कोविड के जो लॉकडाउन था उसने कंप्लीटली रीशेप किया। और कुछ नए लोग आए जिन्होंने उसका फ़ायदा उठा के एक नए इनोवेटिव तरीके से वो काम किए, वो उभर के आए। वैसा हो जाता है, लेकिन बेसिक बिजनेसेस जो होते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा चेंज ज़्यादा मुअस्सर नहीं होता है। वहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडल्स को मतलब आपको मैन्युफैक्चर करना है, वो उसी तरीके से करना है, उसको आप नया, लेकिन बिजनेसेस चेंज होते रहते हैं, वो चीज़ें। अच्छा, ये जो परचेजिंग पावर, अक्सर देखने वाले लोग जाहिर है सब एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जारगन को नहीं समझते। मैं कहता हूँ लोगों में जो कुव्वत खरीद होती है, यानी खरीदारी कर, एक तो हुआ FMCG सेक्टर, आपको टूथपेस्ट तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे जंग हो या कुछ हो। लेकिन कुछ चीजें इकोनॉमी को जो है कुशन भी करती हैं, जैसे कोई मतलब एक और टीवी ले लेता है या एक फोन को अपग्रेड करता है। उस सेक्टर का क्या हाल है? उस सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जैसे आप लग्जरी हो गया, टूरिज्म में हो गया, घूमने जाते हैं, होटल में बैठते हैं, वहाँ पे 5,000-10,000 रुपये खर्चा करते हैं। दूसरा आपका मोबाइल, जैसे आपने कहा, टीवी बोला आपने, इनफैक्ट कारपेट घर में चेंज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं। देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है। जो भी रिजर्व्स थे पिछले 1 साल में पूरा ड्रेन हो गया, पूरा ड्रेन हो गया बेचारों के पास में। पूरी इकोनॉमी की तबाही हो रही है, पूरी इकोनॉमी। मैंने कहा आपको, अभी भी मैंने आपको कहा, अब नहीं तो कभी नहीं, 15 दिन के अगर ये जो कुछ आपने प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने ये मान लिया और उन्होंने रिवाइवल पैकेज दे दिया, तो कितना टाइम लगेगा वापस लाइन पे आने में? देखिए, मुझे लगता है 2-3 साल में तो हम वापस आ सकते हैं फिर, क्योंकि हमने जो इसमें रिवाइवल पैकेज में प्रेजेंट जो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे जो प्रेजेंट बिजनेसेस है, एक तो सबसे पहले हमने उनको बोला है कि इसको रिवाइव करना है, इसको इमीडिएटली इनको कुशन देना है, इनको कोई ऐसा चीज़ करना है। जैसे ये लॉकडाउन जो हुआ, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, एज अ बिजनेसमैन भीख नहीं मांग रहे। दिस वॉज इम्प्रेस्ड अपॉन अस। ये जो लॉकडाउन था, ये इम्प्रेस हो गया हमारे पास में, हमें बोला गया कि बंद करो, हमें सरकार ने बंद किया। देखिए, इसका तो ये हमारा कोई रिलीफ नहीं है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डैमेज टू अस, राइट? इट्स अ सॉर्ट ऑफ डैमेज टू अस, वी डिजर्व इट। सो आप कंपनसेशन मांग रहे हैं अपने डैमेजेस का, जो कि हमारा पूरा कंप्लीट बंद रहा है यहाँ पे।
जो हमारा पूरा सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि उसका रिम्बर्स करे सरकार हमें, कम से कम चाहे इंटरेस्ट हो या चाहे कोई इंटरेस्ट सबवेंशन हो, या जिसका लोन भी नहीं है बेचारे का, जो 1000 रुपया कमाता था महीने का, अगर 1000 नहीं तो 500 रुपया सरकार उसको रिम्बर्स करे, क्योंकि उसका हक बनता है। ये उसकी वजह से बंद नहीं हुआ, ये सरकार की वजह से। जी बहुत उम्दा इनाम। ये चूंकि हम चाहते हैं कि शो में हम सारे पहलू किसी मौजू के लाएं, सोने के भाव जो है वो आसमान छू गए इस पूरे बिल्कुल कोविड के दौरान, क्या वजह है? वजह यही होती जब इकानमी कमज़ोर होती है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो था, इकानमी गोल्ड जो है वो सेफ माना जाता है, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये हमेशा हुआ है, जब जब इकानमी डाउन हुई है गोल्ड के प्राइसेस अप होते हैं, गोल्ड के प्राइसेस जो है राइज होते हैं। इस वजह इस टाइम भी जो भी लोग जो अपना सेविंग्स रखते हैं वो सेफ, क्योंकि करेंसीज भी बदलते हैं। अगर आप देखें यूएस करेंसी भी काफ़ी डिप्लीट हुई, तो जो सेफेस्ट तरीका होता है अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज रखने के लिए वो उस वक्त गोल्ड माना जाता है। तो आपके कहने का दूसरा मतलब ये है कि इकोनॉमी जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक सोने के भाव रहेंगे, ऐसे ही ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट, मोस्टली राइज ही होते रहेंगे जब तक कि हमारी इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत और एक बात कि हमें जो इस वक्त हमें सबसे अहम चीज़ करनी है कि हमें इकानमी को रिवाइव करने के, हमको अनलॉक को अच्छी तरह से अपनाना है। कोविड चूंकि अभी हमें पता नहीं लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, कब तक, जब तक एक वैक्सीन पूरी तरह से नहीं आता है और इंडिया जैसी हम जैसी कंट्रीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं बन जाता हो, तब तक कोविड का हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको मतलब हराना या बाहर करना कोई आसान बात है। इसलिए अनलॉक को बहुत 2-3 चीज़ें, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रख के हमें अनलॉक पूरी तरह से अपनाना चाहिए और इकानमी को नॉर्मलाइज करने में बेस सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से कि अगर हम रिवाइवल की तरफ बहुत उम्दा तरीके से आपने बताया। बहुत क्विकली मैं चाहूँगा, क्योंकि आखिरी सवाल होगा, ये वक्त हमारा निकला जा रहा है हाथ से। हम हमेशा सरकार की टांग खींचते हैं और कहते हैं सरकार तसाहुल से काम लेती है, डिले करती है चीज़ों को। इंडस्ट्रियलिस्ट या जो एम्प्लॉयज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या जिम्मेदारी है नए हालात में? देखिए, नए हालात में हमारी सबकी जिम्मेवारी ये है, हम सरकार पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो सरकार करे, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपरली सिस्टमैटिक रूप से ये हौश पौश तरीके से अनलॉक ना करें। जब ज़रूरत है तभी बाहर निकले। हमारे जो लेबर्स है उनको प्रॉपर केयर करें, पूरे SOPs फॉलो करें। मेरी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, ट्रेडर्स जो हमारे हैं यहाँ पे, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि SOPs का पूरा फॉलो। बहुत उम्दा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रैप अप किया दोनों साहिबान ने कि अनलॉक को अब नए हालात के साथ रीअप्रोप्रिएट करना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो वादा आपसे किया है वो उसे पूरा करेगी अनकरीब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अंदाज में इस मौजू के तमाम पहलुओं पर जायज़ा लिया। और आप नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस शो को देखते हैं। हम अगली बार अगले मेहमान और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होते हैं, और इस वादे के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।